मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन के द्वारा। ये दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है। तो कुछ परमाणुओं के नाभिक में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा संचित रहती है, जिसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और यह जो ऊर्जा है, इसे हम दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो नाभिकीय ऊर्जा है, इसे हम दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है नाभिकीय संलयन और दूसरा है नाभिकीय विखंडन। कंपटीशन में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और कक्षा 10 के विज्ञान विषय में ये सिलेबस में है। तो नाभिकीय संलयन समझ लेते हैं कि क्या है। तो जैसा कि शब्द है नाभिकीय संलयन, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। संलयन का मतलब होता है जुड़ना। तो यहाँ नाभिकीय संलयन का मतलब होगा कि नाभिकों का जुड़ना। संलयन का मतलब जुड़ना, इस तरीके से आप समझेंगे, नाभिकों का जुड़ना। अब जुड़ेंगे कौन? जो हल्के होंगे, जो हल्के होंगे वो जुड़ेंगे और कैसा नाभिक बनाएंगे? भारी नाभिक बनाएंगे। तो शब्दों से ही हमको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमको इसको लिखना है, इसको परिभाषित कैसे करना है। तो जब दो हल्के नाभिक, क्योंकि नाभिकीय संलयन है ये, तो जुड़ेंगे क्या? नाभिक, इनका आपस में संलयन होगा। तो जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, दो हल्के नाभिक मिलेंगे और एक भारी नाभिक बनाएंगे, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम नाभिकीय संलयन। ये है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है वह अति उच्च ताप पर होती है, अत्यंत उच्च ताप पर होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। इसे कारण इसे हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। अब सूर्य से जो प्राप्त होती है ऊर्जा हमको, उस ऊर्जा का मुख्य कारण, उस ऊर्जा की उत्पत्ति का जो कारण है, वो नाभिकीय संलयन ही है। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति होती है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण नाभिकीय संलयन का, ड्यूटेरियम के नाभिकों के संलयन से हीलियम का नाभिक प्राप्त होना। जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ये ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम के नाभिकों के संलयन से हीलियम का नाभिक प्राप्त होता है एवं अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ये देखें 1s2 1s2, ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों ड्यूटेरियम है, ये भी ड्यूटेरियम है और ये भी ड्यूटेरियम है। ये दोनों ड्यूटेरियम आपस में मिलते हैं, ये हल्के नाभिक है, दोनों आपस में मिलते हैं और एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं हीलियम। इस हीलियम का निर्माण हो जाता है, न्यूट्रॉन निकलता है और इसके साथ साथ हमको ऊर्जा भी प्राप्त होती है। यही ऊर्जा नाभिकीय संलयन से जो प्राप्त होती है ऊर्जा, ये इसका हम उपयोग विभिन्न कार्यों में करते हैं। अब यहाँ ये समझें कि सूर्य में जो ऊर्जा उत्पत्ति होती है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण भी यही है, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं वो आपस में मिलते हैं और हीलियम का निर्माण होता है। हीलियम के निर्माण होने के साथ साथ ऊर्जा की बहुत ज्यादा मात्रा निकलती है। यही ऊर्जा की मात्रा हमारे पास तक पहुंचती है, हम तक जो ऊर्जा की ये मात्रा पहुंचती है, यही है सूर्य की ऊर्जा। तो ये सूर्य की ऊर्जा की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है, वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति होती है। चलिए, अब नाभिकीय संलयन जो है वो साधारण ताप एवं दाब पर संभव नहीं है। क्यों नहीं है? हमको पता है कि इसमें जो संलयन में भाग लेते हैं वो धनावेशित हैं। नाभिक कैसे हैं? धनावेशित हैं। दोनों कौन से नाभिक हैं? H+ हैं, दोनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो ये दोनों दो भाग लेते हैं। क्योंकि ये दोनों धनावेशित कण हैं, तो जब धनावेशित को एक दूसरे के निकट लाया जाता है, तो आपने पढ़ा होगा आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। तो जो समान होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये जो धनावेशित हैं दोनों, तो ये दोनों बहुत आसानी से संलयित नहीं होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ये भी धनायन है, ये धनावेशित है, और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो भी धनावेशित है, जो ड्यूटेरियम है। ये क्या है? दोनों धनावेशित हैं। तो धनावेशित होने की वजह से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षित करने की वजह से ये आसानी से संलयित नहीं हो पाते हैं।
और इनको संलयित करने के लिए इनके नाभिकों को बहुत अधिक गतिज ऊर्जा देनी पड़ती है, बहुत अधिक गतिज ऊर्जा चाहिए। और ये जो बहुत अधिक गतिज ऊर्जा है ये कब इनको प्राप्त होती है, जब इनको उच्च ताप एवं उच्च दाब दिया जाता है। तो उच्च ताप एवं उच्च दाब में ही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो धनावेशित नाभिक होते हैं वो एक दूसरे के निकट बहुत जल्दी नहीं आते हैं, इनके बीच में जो प्रतिकर्षण है वो होता है। और इस प्रतिकर्षण को दूर करने के लिए, ये प्रतिकर्षण के बीच में समाप्त करने के लिए हमको इनको उच्च ताप एवं उच्च दाब देना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं नाभिकीय विखंडन के बारे में। तो नाभिकीय संलयन का बिल्कुल उल्टा होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन शब्द से जैसे हम लोग देख रहे हैं, पर विखंडन यानी खंड खंड हो जाना, मतलब बट जाना, टूट जाना। तो जब नाभिक टूट जाए तो उसे कहते हैं हम नाभिकीय विखंडन। अब टूटेगा कैसे, इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। जब न्यूट्रॉन इसके ऊपर अटैक करता है, बमबारी करता है किसी भी नाभिकीय तत्व के ऊपर, तो वह टूट जाता है। परिभाषित कैसे करेंगे, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह पर्याप्त रूप से उत्तेजित हो जाता है और दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। मतलब नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक जो है वह दो हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है इस क्रिया में। तो यह है नाभिकीय विखंडन। दोनों में अंतर जो है उसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर क्या है। जैसे उदाहरण में देखें तो यूरेनियम 235 नाभिक पर जब मंद वेग वाले न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, ये देखिए यूरेनियम 235 है, इस पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, ये न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन की जब बमबारी की जाती है तो यह यूरेनियम का जो नाभिक है यह टूटकर बेरियम 139 और क्रिप्टॉन 94 में बदल जाता है। मतलब ये दो हल्के नाभिक हो गए, ये कैसे हैं, हल्के नाभिक हैं। और जो ये था इधर वाला, ये भारी नाभिक थे, ये भारी नाभिक है। कौन सा भारी नाभिक, यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, उसका अटैक किया जाता है, तो न्यूट्रॉन की बमबारी की वजह से यह विखंडित होता है और दो छोटे या दो हल्के नाभिकों में बढ़ जाता है। और दो हल्के नाभिक कौन से हैं, बेरियम है और क्रिप्टॉन है, और इसके साथ 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं और एनर्जी की मात्रा भी बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, विखंडन में एक भारी नाभिक न्यूट्रॉन की बमबारी होती है, हल्के नाभिकों में टूटता है, 2 बेरियम क्रिप्टॉन में यूरेनियम 235, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और ऊर्जा की मात्रा भी इसमें बहुत निकलती है। चलिए अब देखें श्रृंखला अभिक्रिया। तो श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, नाभिकीय विखंडन क्रिया में उत्सर्जित न्यूट्रॉनों में से कुछ न्यूट्रॉन जो हैं अन्य यूरेनियम नाभिक पर प्रहार करते हैं, जिससे प्रारंभिक प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। मतलब यह प्रक्रिया जो है बार बार, मान लीजिए ये यूरेनियम 235 है, इसके ऊपर ये न्यूट्रॉन ने बमबारी की, तो ये क्या होगा, ये एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन में बटा, दोनों हो गए, और साथ में ये 3 न्यूट्रॉन निकालता है। कितने न्यूट्रॉन, यहां से ये 3 न्यूट्रॉन निकालेगा, ये 3, मान लीजिए 1 2 3, ये 3 न्यूट्रॉन निकाला। अभी जो 3 न्यूट्रॉन निकले हैं, ये तीनों न्यूट्रॉन फिर से जाके यूरेनियम को क्या करेंगे, ये विखंडित करेंगे। ये 3 न्यूट्रॉन निकले और तीनों न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम नाभिक को विखंडित करेंगे, ये यूरेनियम, ये यूरेनियम, ये यूरेनियम। अब ये विखंडित हुआ तो यहाँ फिर से क्या होगा, फिर से श्रृंखला बनेगी। अब यहाँ से 3, ये 2 बेरियम क्रिप्टॉन फिर से निकलेंगे, इसके 2 बेरियम क्रिप्टॉन हो गए, और यहाँ से फिर से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। कितने न्यूट्रॉन, 3, 1 2 और ये 3। इसके साथ भी यही होगा, ये बेरियम, ये क्रिप्टॉन, और इसके साथ भी 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। अब सोचिए इसके साथ भी क्या होगा, ये भी बेरियम, ये भी क्रिप्टॉन, और इसके साथ इसके भी 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो सोचिए यहाँ 1 निकला था, 1 से कितने हुए, 3 हुए, 3 से कितने हो गए, 9। अब ये क्या करेगा, ये फिर से जाके यूरेनियम 235 को क्या करेगा, अटैक करेगा। मतलब जितने न्यूट्रॉन निकल रहे हैं सब यूरेनियम 235 को या जो भी नाभिकीय तत्व है उसके ऊपर बमबारी करेंगे। ये 3 किए, अब ये तीनों क्या होंगे, तीनों यूरेनियम 235। अब इससे 3 फिर निकलेंगे, मतलब इसका फिर से बेरियम क्रिप्टॉन हुआ, ये बेरियम हुआ, ये क्रिप्टॉन हुआ, और 3 इससे फिर से क्या निकल जाएंगे,
ये 3 फिर से निकल जाएंगे न्यूट्रॉन, और ये 3 न्यूट्रॉन निकल के फिर से आगे जाके 3 यूरेनियम को करेंगे। इस तरीके से ये 3 यूरेनियम, अब इसके भी 3 निकलेंगे, फिर से बेरियम क्रिप्टॉन तो निकलेगा ही, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, यहाँ भी 3 न्यूट्रॉन, यहाँ भी 3 न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहेगी। ये फिर से बेरियम जो यूरेनियम है उसको फिर से अटैक करेगा, और फिर से अटैक करेगा तो उससे फिर से बेरियम क्रिप्टॉन निकलेगा, और फिर से इससे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। इस तरीके से यह प्रक्रिया जो है चलती रहती है, इसे कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। और ये जो श्रृंखला अभिक्रिया है इसी का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। लेकिन श्रृंखला अभिक्रिया के 2 प्रकार हैं। दोनों प्रकार कौन कौन से हैं? श्रृंखला अभिक्रिया के जो 2 मुख्य प्रकार हैं वो कहलाते हैं, पहला प्रकार है नियंत्रित और दूसरा है अनियंत्रित। अनियंत्रित में ये जो न्यूट्रॉन होते हैं ये यूरेनियम 235 को आगे इसी तरीके से प्रभावित करते रहते हैं, अटैक करते रहते हैं, और यूरेनियम 235 के ऊपर अटैक करके ये पूरे का पूरा जो यूरेनियम है उसको बहुत जल्दी समाप्त कर देते हैं, तो वो कहलाता है अनियंत्रित। और नियंत्रित में क्या किया जाता है, जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं जिसके बारे में मैं अलग से बाद में बात करूंगा, तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या करते हैं, ये जो 3 न्यूट्रॉन निकले थे इन 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को क्या करेंगे, न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाले जो तत्व हैं वो लगा दिए जाते हैं, उनकी रॉड लगा दी जाती है। तो ये क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, इनको अवशोषित कर लेता है, सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन आगे जाता है और एक यूरेनियम को करता है। फिर से 3 निकलेंगे तो 3 में से 2 ये फिर अवशोषित हो जाएंगे, फिर एक, मतलब इस तरीके से इसको कंट्रोल कर लिया जाता है, नियंत्रित कर लिया जाता है कि जो न्यूट्रॉन है वो बहुत ज्यादा यूरेनियम को विखंडित ना करें। तो यह प्रक्रिया जो है श्रृंखला प्रक्रिया कहलाती है, और इसका उपयोग हम लोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में। और नाभिकीय रिएक्टर में हम कौन सा, नियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, और परमाणु बम के विस्फोट में अनियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया का उपयोग होता है। यही अनियंत्रित मतलब एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम को, और उसके बाद 3, फिर 3 से 6, 6 से 9, 3 से 9, इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं, और बहुत जल्दी तेजी से ऊर्जा निकलती है जो कि परमाणु बम के विस्फोट का कारण होती है। इतनी ऊर्जा इसमें इसीलिए निकलती है क्योंकि जो यूरेनियम है, यूरेनियम 235 को ये जो नाभिक है, न्यूट्रॉन है, वो बहुत जल्दी अटैक करते हैं। इस वजह से यह श्रृंखला प्रक्रिया जो है परमाणु बम बनाने में उपयोग होता है। अनियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर। तो एक का अंतर देख लीजिए, सरल है। इसमें 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, और इसमें एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में विभक्त होता है। यह प्रक्रिया अति उच्च ताप पर संभव है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अति उच्च ताप पर संभव है, और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया सामान्य ताप पर संभव है। नाभिकीय संलयन उच्च ताप चाहिए, नाभिकीय विखंडन सामान्य ताप पर। संलयन करने वाले पदार्थ इसमें रेडियोधर्मी नहीं होते। हमने देखा कि जो नाभिकीय संलयन वाले पदार्थ हैं वो रेडियोधर्मी नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि रेडियोधर्मी हो, बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन नाभिकीय विखंडन वाले पदार्थ रेडियोधर्मी ही होने चाहिए, उन्हीं में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होगी। यदि पदार्थ रेडियोधर्मी नहीं है तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया नहीं होगी। नाभिकीय संलयन को नियंत्रित करना कठिन होता है, नाभिकीय संलयन को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन नाभिकीय विखंडन को हम नियंत्रित कर सकते हैं, उनके न्यूट्रॉन को अवशोषित करके। फिर अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं, और अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया के द्वारा परमाणु बम बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन बम और परमाणु बम दोनों में अंतर है। और ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? ज्यादा खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम। क्यों होता है इसके बारे में चलिए आगे देखते हैं। परमाणु बम एवं हाइड्रोजन बम, इसमें ये जो लिखा हुआ है इसको आप समझिएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि परमाणु बम एवं हाइड्रोजन बम में अंतर क्या होता है। हमको पता है कि जो परमाणु बम होता है वह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से बनता है, और हाइड्रोजन बम जो मतलब ये जो है ये नाभिकीय विखंडन है, और ये हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन है। तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम में 3 चीजों का उपयोग होता है। पहला है ड्यूटेरियम, दूसरा है ट्राइटियम, तीसरा है लिथियम। ये है 3 चीजों का उपयोग होता है किसमें? हाइड्रोजन बम बनाने में। अब हाइड्रोजन बम बनाने में इन तीनों का उपयोग होता है। ये जो मेन है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इनका संलयन होता है। लेकिन इनका संलयन होने के लिए हम जानते हैं कि नाभिकीय संलयन के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, उच्च ताप की आवश्यकता होती है। तो ये उच्च ताप और दाब इसको कहां से मिलेगा? तो इसको उच्च ताप और दाब देने के लिए क्या बनाया जाता है?
ना हाइड्रोजन बम में विस्फोट कराने के पहले नाभिकीय विखंडन पर आधारित परमाणु बम बनाया जाता है। मतलब जो हाइड्रोजन बम होता है उसमें दोनों चीजों का उपयोग करते हैं। नाभिकीय संलयन पर आधारित हाइड्रोजन बम तो होता ही है, साथ में नाभिकीय विखंडन पर आधारित परमाणु बम का भी उपयोग किया जाता है। पहले परमाणु बम का विस्फोट कराया जाता है। परमाणु बम के विस्फोट से भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे कुछ ही माइक्रोसेकंड में तापमान बहुत अधिक हो जाता है। एवं ये जो अधिक तापमान है ये किसके लिए किया गया है? ये हाइड्रोजन बम का विस्फोट किस लिए किया जाता है कि अधिक तापमान हो, और अधिक तापमान में ही किसका निर्माण होता है? क्या होगा? अधिक तापमान में ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का संलयन होगा। जब पहले विस्फोट करा देंगे उससे परमाणु बम से अत्यधिक तापमान हो जाएगा, तो इस उच्च तापमान पर फिर हाइड्रोजन बम में उपस्थित ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम का संलयन होता है एवं अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये दो चीजें हो गई, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। लेकिन लिथियम 6 का उपयोग क्यों किया जाता है? तीसरा हमने बताया यहाँ आपको कि लिथियम 6 का भी उपयोग किया जाता है। तो ये लिथियम 6 का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि नाभिकीय संलयन के दौरान आवश्यक जो ट्राइटियम है वो और ज्यादा चाहिए, तो वो आवश्यक ट्राइटियम उत्पन्न करने के लिए लिथियम 6 का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन के दौरान, नाभिकीय संलयन के दौरान जो न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो न्यूट्रॉन के द्वारा लिथियम 6 पर बमबारी होती है, और लिथियम 6 पर बमबारी होने के कारण ट्राइटियम और हीलियम उत्पन्न होता है, और इस ट्राइटियम का उपयोग किस में किया जाता है? ये नाभिकीय संलयन में होता है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो कि हाइड्रोजन बम के रूप में हमको दिखाई देता है। तो परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में से हाइड्रोजन बम ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, और परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।